हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज अपन अपने लास्ट लेक्चर इस चैप्टर के जो कि हमारा पॉलिटिकल पार्टीज था, हमने जैसे कि आपको कहा था कि हम इसको 3 to 4 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम इस चैप्टर का लास्ट वीडियो लेकर आए हैं, जो आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद में केवल इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं, राइट। तो जो भी बच्चे फटाफट से एग्जाम आने वाले हैं तो अपनी तैयारी को फटाफट और तेजी से करने लग जाइए, ताकि आपके एग्जाम्स के अंदर आपके मार्क्स आपकी मेहनत की गवाही दे सके। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद पॉलिटिकल पार्टीज के लास्ट लेक्चर के साथ। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। लेट अस ड्रॉ आउटलाइन ऑफ दिस लेक्चर। इस लेक्चर की जो आउटलाइन रहने वाली है बच्चों, वो क्या रहने वाली है, वो रहने वाली है चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टीज। चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टीज। एंड दूसरा क्या देखेंगे, हमको क्या जरूरत है रिफॉर्म्स करने की, क्या सुधार करने की जरूरत है। और उसके बाद हम देखेंगे कि गवर्नमेंट के कौन कौन से इनिशिएटिव्स रहे हैं और हमको कौन कौन से सजेशन देने हैं, किनको, पॉलिटिकल पार्टीज को। ये हमने छोटा सा लेक्चर हमारा चैलेंजेस टू दी पॉलिटिकल पार्टी और रिफॉर्म्स, कौन कौन से गवर्नमेंट के रिफॉर्म रहे हैं और कौन कौन से सजेशन हमको उनको देने चाहिए। दैट्स इट, इतना ही हमें इस चैप्टर में हमको और करना है। ठीक है बेटा, तो पहली बात आती है कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं। बच्चों नोट्स चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप फॉलो कर लीजिए, वहां पे जाके आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, राइट। तो हम अब बात करेंगे, अपना हेडिंग कॉपी खोल लीजिए और उसमें लिखिए चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, भारत के अंदर कौन कौन से चैलेंजेस हैं, किनके, पॉलिटिकल पार्टीज की। तो क्या क्या चैलेंज हो सकते हैं। अब देखो, पॉलिटिकल पार्टी बनाई, अब पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कुछ लीडर्स होते हैं, कुछ उनके नीचे फॉलोअर्स होते हैं, कुछ उसके मेंबर्स होते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो बेटा पहला चैलेंज है कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो पावर होती है ना, फॉर एग्जांपल बीजेपी ने गवर्नमेंट बना ली, अब उसके कुछ लीडर्स होते हैं, तो सारी पावर्स लीडर्स के हाथ में रहती है और मेंबर्स को कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर उनके अंदर ही घोलमोल हो जाती है। घोलमोल का मतलब कि पावर्स लीडर्स के पास है, मेंबर पीछे घंटा लेके चल रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। तो इससे क्या होता है, पार्टी के अंदर कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। इनके बीच में क्या स्टार्ट हो जाते हैं, कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। दैट इज व्हाई इसको पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, लैक ऑफ, पहला प्रॉब्लम, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। भैया डेमोक्रेसी में तो हमने ये सीखा था कि डेमोक्रेसी में पावर क्या होती है, शेयरिंग होती है। बट यहां पर क्या होता है, पावर कंसंट्रेशन हो जाता है। कहां हो जाता है, फ्यू लीडर्स के हाथ में। इससे क्या हो जाता है, लोगों के पार्टीज के मेंबर्स के अंदर कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा दिक्कतें हमको देखने को मिलती हैं। इससे क्या होता है कि जो मेंबर्स होंगे वो लीडर्स के पीछे पीछे, अरे भैया, अरे साहब, अरे साहब, तो वो प्रिंसिपल जो पार्टी ने बनाए होते हैं उसको फॉलो करने के बजाय लीडर्स के प्रिंसिपल पर, लीडर्स के लिए लॉयल रहते हैं। समझ में आई। तो इसको लिखना कैसे ना, इसको हम लिखेंगे मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक countries have tendency towards the power concentration at the top leaders of the political parties. ठीक है, most of the democratic countries have tendency toward the power concentration at the top leaders of the political parties. किनके पास
पावर कंसंट्रेशन हो जाती है टॉप लीडर्स, है ना। सो दैट इज व्हाई मेंबर्स ऑफ द पार्टी become more loyal to the leaders rather than principles of political party। समझ में आया बेटा? इतना ही लिखना है, इतना ही पॉइंट पे लिखना है, बात समझ में आ गई। हमने क्या लिखा? मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव टेंडेंसी टुवर्ड द पावर कंसंट्रेशन at the top leaders of the political parties। members of the political party became more loyal to the leader rather than principle of political party। समझ में आ गया? मतलब क्या है कि वो पॉलिटिकल पार्टी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके प्रति लॉयल रहने के बजाय वो लीडर के प्रति लॉयल रहते हैं कि हमको भी कोई पद मिल जाएगा। ठीक है, नो। और क्या क्या होता है, तो इसी में आप दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं बेटा, ये आपका पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि ऑर्डिनरी मेंबर मतलब आम मेंबर जो होता है, ठीक है, ऑर्डिनरी मेंबर डज नॉट गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द party's decision because top leaders influence the decision मेकिंग। ठीक है, क्या होता है बेटा कि जो आम मेंबर्स होते हैं उनको इनकी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती कि पार्टीज में क्या हो रहा है, क्योंकि जो टॉप लीडर्स होते हैं ये पार्टी के डिसीजन को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि सारे डिसीजन यही लेते हैं। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई, बेसिक सी बात है। ठीक है, कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ गई बात? वेरी गुड। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा बेटा। पहली बात थी कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। ठीक है, तो दूसरा चैलेंज क्या हो सकता है? दूसरा चैलेंज क्या हो सकता है कि यहाँ पर दूसरा चैलेंज क्या हो सकता है पॉलिटिकल पार्टीज का? तो बेटा देखिए, आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट में हाई हाई पोस्ट होती है, बड़ी बड़ी पोस्ट होती है, राइट। तो इन बड़ी बड़ी पोस्ट्स को जो फॉर एग्जांपल बीजेपी इंदिरा गांधी जी की सरकार बन गई थी। ठीक है, तो जो बड़ी बड़ी पोस्ट थी यहाँ पर इंडिया के अंदर वो किनको दी गई थी? अपने फैमिली मेंबर को दे दी गई थी। किसको दे दी गई थी? अपने ही फैमिली। यूपी का एग्जांपल देता हूं, समाजवादी पार्टी में सारे जो हाई पोस्ट थी अपनी फैमिली मेंबर्स को दे दी थी। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी गवर्नमेंट बना लेती है तो जो उसकी हाईएस्ट पोस्ट होती है वो अपने फैमिली मेंबर को दे दी जाती है, जिस वजह से आम आदमी, जो आम मेंबर होता है, जो ऑर्डिनरी मेंबर होता है पॉलिटिकल पार्टी का, उसको वो पोस्ट नहीं मिल पाती और वो अपना रिप्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं दिखा पाता डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है, तो इसको लिखना कैसे है? अरे यार समझ बढ़ाओ अपनी, सब कर ले जाओगे। ठीक है, तो सेकंड चीज क्या हो जाएगी बेटा? डायनेस्टिक। डायनेस्टिक मतलब वंशज। ठीक है, डायनेस्टिक सक्सेशन, ये इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भैया, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे? तो मोस्ट ऑफ द हाईएस्ट, ठीक है, मोस्ट ऑफ द हाई पोस्ट्स, most of the high posts are given to the members of the leaders of the political party। political party के लिए मैं पर क्या लिख रहा हूं? पीपी लिख रहा हूं। ठीक है, इसको आप क्या लिखेंगे? सुनिए मेरी बात ध्यान से। मोस्ट ऑफ द हाईएस्ट हाई पोस्ट आर गिवन टू द मेंबर्स ऑफ द लीडर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी दैट
फॉर्म्स गवर्नमेंट, है ना। इससे क्या होता है, दैट फॉर्म्स गवर्नमेंट। अब एग्जांपल आप दे सकते हैं, यहाँ पर एग्जांपल आप दे सकते हैं, एग्जांपल आप अपने हिसाब से दीजिए। अंडर इन यूपीए गवर्नमेंट, यूपीए मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट, इन यूपीए गवर्नमेंट हाई पोस्ट्स वर गिवन टू दी फैमिली मेंबर्स। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो ये बहुत बड़े चैलेंज है हमारी डेमोक्रेसी के अंदर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है डेमोक्रेसी के अंदर, जो कि क्या है, आपको लिखना है एग्जाम्स के अंदर। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आप बोलेंगे यस सर समझ में आ गई। ठीक है, ओके, यस, वी हैव डन विद दिस। ओके, नाउ अगर आपने लिख लिया है तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि अगली प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो इरेज कर दो मैं इस चीज को। यस, वेरी गुड। सो आवर थर्ड प्रॉब्लम इज, ठीक है, याद रखेंगे ना। चलो देखो यार, अपने को माहौल बनाना है वैसा जैसा अपन ऑफलाइन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ में भी आ रहा है और हम इसको एग्जाम में लिख भी देंगे। 2 मिनट वाली आजकल आदत हो गई आप लोगों की ना, कि 2 मिनट में सब कुछ करना है। ठीक है, 2 मिनट में नहीं बेटा, पढ़ो ध्यान से कॉन्सेप्ट। नाउ द थर्ड प्रॉब्लम इज, आपने देखा होगा कि यूज ऑफ मनी एंड मसल्स पावर, यूज ऑफ मनी एंड मसल्स पावर। ठीक है बेटा, यूज ऑफ मनी एंड मसल्स पावर, ये क्या है जी? तो बेटा क्या होता है ना, जब इलेक्शन के टाइम आता है तो इलेक्शन के टाइम क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये टिकट ही उस कैंडिडेट को देती हैं जिसके पास बहुत सारा पैसा हो। ठीक है, और जो ज्यादा पैसा खर्च कर सके। और इवन वो होता है कि आपने सुना होगा, मूवीज में देखा होगा, बंदूक की नोक पर वोट डलवाई जाती, वो तो खत्म हो गया क्योंकि खैर ईवीएम आ चुका है। बट यूज ऑफ मनी आज की डेट में बहुत होता है, क्योंकि ऐसा कैंडिडेट को टिकट दे देते हैं जो उनके लिए इलेक्शन में बहुत सारा पैसा खर्च कर सके, उनके लिए लड़ सके। ठीक है, तो यूज ऑफ मनी मसल पावर का मतलब हो सकता है कि गुंडों का यूज करना, ये भी इंडिया के अंदर बहुत बड़ा चैलेंज है। समझ में आई बात? तो ये भी आपका एक बहुत अच्छा चैलेंज निकल के आता है मसल पावर का। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा आप। ठीक है क्या, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना, तो इस चीज को लिखेंगे कैसे, राइट? तो इसको लिखना कैसे है, तो एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस, एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस political parties give ticket to the candidate who have large amount of money, this gave birth to the criminalization of politics in India। ये चीज अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये चीज अंडरलाइन कर लीजिएगा ना। अभी समझेगा क्या है बच्चों, जब से पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे इंसान को टिकट देना स्टार्ट कर रही हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, तब से इस चीज ने ना क्रिमिनलाइजेशन बहुत स्टार्ट कर दिया पॉलिटिक्स में। क्योंकि जो क्रिमिनल्स होते हैं, जिन्होंने हत्याएं की होती है, जिनके ऊपर केस होते हैं, उनके पास पैसा तो होता ही है। अब जब पैसा होता है तो वो इलेक्शन में आ जाते हैं, और जब इलेक्शन में आ जाते हैं तो वो फिर पार्टी को लीड करते हैं, देश को लीड करते हैं। इसी चीज को बोला जाता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ
ठीक है। एनसीईआरटी में चीजें नहीं मिलेंगी आपको, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है, मेरी पढ़ाई है ये, रिसर्चेस हैं ये, जो आपको मैं यहाँ तक लेके आ रहा हूँ डेप्थ। आप ऐसे लिखेंगे डेफिनेटली कोई मार्क्स नहीं काटेगा। व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, सीधा क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा। व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज, differentiate between national political parties and state political parties. What is national parties, gives examples question. What is state parties, election. अब एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था, सुनेगा। While national political parties have tendency toward the union, whereas state political parties have tendency toward the states. ये बहुत अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है, मैं लिखवा दूंगा आपको क्वेश्चन जब मैं आपको करवाऊंगा, बट आप इस चीज को समझिए, ये करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये आपके चैलेंजेस हैं, 3 चैलेंजेस याद रखने हैं, कुछ भी हो जाए, एनसीईआरटी में 4 दिए 5 दिए कोई बात नहीं, बट ये आपको याद रखने हैं। नाउ अब हम बात करते हैं रिफॉर्म्स की तरफ, ठीक है। रिफॉर्म्स की तरफ मतलब कौन कौन से रिफॉर्म्स पॉलिटिकल पार्टीज के लिए उठाए जाने चाहिए, ठीक है बेटा। नाउ आइए डिस्कस करते हैं। नाउ रिफॉर्म्स, ठीक है, रिफॉर्म्स में पहले हम डिस्कस करेंगे, रिफॉर्म्स में हम जो पहले डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे गवर्नमेंट initiatives to reform political parties and members और आप लीडर्स कह सकते हैं। ये अगला हेडिंग है आपका, प्लीज अपनी कॉपी में लिख लीजिए, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज एंड मेंबर्स। यस, अब क्या दिक्कत है इनको सुधारने की। पहला चीज कि मनी पावर का यूज होना, डायनेस्टिक सक्सेशन होना, ठीक है। तीसरी चीज आप देखेंगे कि मैंने आपको लिखवाई थी कौन सी, कि इंटरनल डेमोक्रेसी ना होना, ठीक है। और भी चैलेंज है, और चैलेंज क्या है कि एक एमएलए या फिर कोई एमपी, मैंने बताया था कि एमएलए का मतलब जो स्टेट लेजिस्लेटिव के अंदर होते हैं और एमपी मतलब जो पार्लियामेंट में होते हैं। ये क्या करते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी से जीत कर आते हैं और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी बोलती है तुम इधर आ जाओ, तुम्हें यहाँ पर हम बहुत ज्यादा पैसा देंगे, तुम्हें अच्छी पोस्ट देंगे। क्यों अच्छी पोस्ट देंगे, क्योंकि बहुत जो हाईएस्ट पोस्ट होती है वो सबको नहीं मिल पाती, इसलिए वो दूसरी पार्टी बोलती है कि तुम हमारी पार्टी में आ जाओ, तुमने इलेक्शन जीता है, हम तुमको अच्छा पोस्ट दे देंगे। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारी रेपुटेशन बढ़ जाएगी। तो एक बंदा यहाँ से इस बीजेपी से इलेक्शन जीता, वो कांग्रेस में चला गया, पॉलिटिकल पार्टी की यहाँ पर क्या हो गई, चैलेंजेस हो गई, राइट। तो ये भी एक चैलेंज है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, बोले यार ये इस पार्टी से आ रहा है, दूसरी पार्टी में जा रहा है, तो एक लॉ लेके आ दो, जिस लॉ को बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, राइट। तो पहला गवर्नमेंट का इनिशिएटिव कौन सा था बेटा, पहला गवर्नमेंट का इनिशिएटिव ये था इंट्रोडक्शन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है बेटा, इंट्रोडक्शन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। डिफेक्शन का मतलब ये होता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी से आए, जीते, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बिक गए, दैट इज डिफेक्शन। तो इस डिफेक्शन को रोकने के लिए जो गवर्नमेंट लॉ लेकर आई, ये कब लेकर आई, तो 1985 में गवर्नमेंट ने एक लॉ इंट्रोड्यूस किया जिसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं। 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का मतलब ये होता है कि 52वां संविधान संशोधन, मतलब जैसे मैंने आपको फेडरलिज्म में समझाया था ना कि डिफेक्शन का मतलब ये होता, सॉरी अमेंडमेंट का मतलब ये होता है, तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, राइट। तो इस अमेंडमेंट से एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आए। इन्होंने बोला, इसमें ये बोला
कि नो नो एमएलए, एमएलए मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, या फिर नो एमपी, नो एमपी कैन चेंज, कैन चेंज, कैन चेंज पॉलिटिकल पार्टी, political party from which he or she elected from the constituency, constituency जिस विधान सीट से, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो एमएलए एमपी जीत कर आया है, ठीक है, उसकी पॉलिटिकल पार्टी को वो चेंज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तुमको लोगों ने चुना है कि आप इस पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजी से मिलते हैं, दैट इज व्हाई उन्होंने आपको चुना है। तो आप दूसरी इस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाएंगे तो भैया आपने डेमोक्रेसी का क्या करा है, रूल तोड़ा है। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ याद रखना जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव किया था, ठीक है। दूसरी चीज बेटा, ये तो गवर्नमेंट ने की थी तो ये बाइंडिंग नेचर होगी, ठीक है, क्योंकि जो पार्लियामेंट कर रही है बेटा वो बाउंड होती है, ठीक है। जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया वो लॉ बाउंड होता है, वो बाइंडिंग नेचर का होता है, मतलब आप उसको मानना ही मानना होता है अगर वो आपके फंडामेंटल राइट का वायोलेशन नहीं कर रहा है। क्लियर है इतनी बात ना? दूसरी चीज मेरे बच्चों, दूसरी चीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ पार्लियामेंट लेकर आई थी, ठीक है, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट, राइट, दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्लियामेंट। नाउ कोई बात नहीं, इधर आइए दूसरी चीज समझाता हूं। अब आया सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, अब आया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो भी इलेक्शन कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा, ठीक है, कोई जो भी कैंडिडेट आपका क्या लड़ेगा, इलेक्शन लड़ेगा, तो ही और शी शुड हैव एडमिट हिज और हर एफिडेविट। क्या बेटा? एफिडेविट, ठीक है। उसने क्या बोला कि हर जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा तो इसको अपना एफिडेविट सबमिट करना होगा। एफिडेविट के अंदर डिटेल होनी चाहिए किसकी? प्रॉपर्टी की, ठीक है, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है या फिर उसके पास कितने क्रिमिनल केसेस है, ठीक है। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? गवर्नमेंट ने क्या बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हर कैंडिडेट जो भी इलेक्शन लड़ेगा उसको अपना एफिडेविट सबमिट करवाना पड़ेगा, सबमिट जिसमें उसकी प्रॉपर्टी की डिटेल होगी और क्रिमिनल केसेस की डिटेल होगी, राइट। तो ये क्या करेगा? इट विल इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। क्या बेटा? ट्रांसपेरेंसी। ये क्या इंश्योर करेगा? ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इट विल इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, राइट। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाए। नाउ अब इलेक्शन कमीशन आए। इलेक्शन कमीशन क्या बोलता है? इलेक्शन कमीशन, अब आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का तो बाइंडिंग हो जाएगा। अच्छा, बाइंडिंग का मतलब क्या हो भैया? वो गवर्नमेंट का हिस्सा है तो सुप्रीम कोर्ट जो बोलता है वो मानना पड़ता है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट नहीं मानती क्योंकि गवर्नमेंट बेटा, सुप्रीम कोर्ट इलेक्टेड बॉडी है। सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? देखभाल करना। सुप्रीम कोर्ट लॉ नहीं बनाएगी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट लॉ को देखेगी। समझ में आया? लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का लॉ बाइंडिंग नेचर का होगा, सुप्रीम कोर्ट का नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का काम क्या? सर्विलेंस करना। तो भाई तुम अपना काम करो ना, लॉ बनाने वाले को लॉ बनाने दो, ठीक है। नाउ अब आए इलेक्शन कमीशन। अब देखो ये अगर बाइंडिंग नेचर का नहीं है तो भैया नहीं मानेंगे, बात समझ में आई। और वैसे भी इंडिया के अंदर धोखाधड़ी का काम बहुत होता है तो एफिडेविट नकली बन जाएगा। नाउ अब आए इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इलेक्शन कमीशन आए, ठीक है। अब आए इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन क्या बोलेंगे? इलेक्शन कमीशन क्या बोलेंगे? इलेक्शन कमीशन बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे बता सकते हैं आप लोग? इलेक्शन कमीशन आए, इलेक्शन कमीशन आके बोलेंगे कि भैया क्या बोलते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए कि आप मुझे हमें बताइए कि आप को अपनी जो लेखा जोखा है ना, जो आपकी अकाउंटेबिलिटी है, जो मतलब आपके अकाउंट्स हैं, तो आप इसमें जो क्या बोलते हैं इनकम टैक्स भरते होंगे तो इसकी फाइल रिटर्न कीजिए, ठीक है। तो आप क्या करना है, आपको इनकम टैक्स की जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, ठीक है।
तो फाइल एवरी पॉलिटिकल पार्टी शुड हैव फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, इनको क्या फाइल करनी पड़ेगी? इनकम टैक्स रिटर्न क्या करनी पड़ेगी? फाइल करनी पड़ेगी। ये इलेक्शन कमीशन बोला। अब इलेक्शन कमीशन बोल रहा है भैया आपका काम लॉ बनाना नहीं है, आप इलेक्शन करवाएंगे। आपका काम लॉ बनवाना नहीं है, आप इलेक्शन करवाएंगे, तो आप इलेक्शन करवाइए। ये सब बाइंडिंग नेचर का नहीं है, बट ठीक है कोई बात नहीं। अभी इलेक्शन हमारी पॉलिटिकल पार्टी कौन सा अच्छी हो गई, हम आपको क्रिटिसाइज ही करना है, तो आप इनको लिख दीजिए। ठीक है, अब ये बात हो गई। अब लास्ट बात आती है कि हमें क्या सजेशन देना चाहिए। ठीक है, तो अब लास्ट बात क्या आती है कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कौन से सजेशन देने चाहिए जो पॉलिटिकल पार्टीज को मानना चाहिए। राइट, अब पॉलिटिकल पार्टीज को मानना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, मिटा दें इसको। ठीक है, तो अब हम क्या सजेशन दे सकते हैं? ठीक है, आप जरा सोचिए कि आप पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कौन से सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो मुझे बताएं फटाफट से कि कौन कौन से सजेशन आप पॉलिटिकल पार्टीज को देंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज को इन्हीं गाइडलाइन पे काम करना चाहिए। ठीक है, ओके, यस। और नेक्स्ट हेडिंग इज हमें कौन कौन से सजेशन देने चाहिए। राइट, तो सजेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, वे फॉरवर्ड। ठीक है, आगे क्या हो जाए, आगे क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम सजेशन के उसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने कॉपी में हेडिंग जब डालेंगे बोर्ड के अंदर तो आप लिख दीजिएगा, ठीक, या तो वे फॉरवर्ड या तो सजेशन। आपके क्या सजेशन हो सकते हैं। ठीक है, नाउ अब क्या सजेशन हो सकते हैं? तो पहली चीज तो इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? लॉ शुड मेक टू रेगुलेट इंटरनल अफेयर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, इन पॉलिटिकल पार्टीज के जो इंटरनल अफेयर्स होते हैं ना, इनके जो इंटरनल अफेयर्स होते हैं ना, इनको रेगुलेट करने के लिए क्या करना चाहिए? हमको लॉ बनाना चाहिए। बनाना चाहिए, आप मानते हैं? यस बच्चों, वेरी गुड। नाउ दूसरा दूसरा आप क्या कर दीजिए? लॉ शुड देयर शुड बी लॉ for the political party for it is necessary to political parties it is necessary to political parties to give minimum representation to the वुमेन। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी वुमेन को मिनिमम रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। अब मिनिमम रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ कि मिनिमम पार्टी टिकट क्या होना चाहिए बेटा? मिनिमम पार्टी टिकट होना चाहिए। मिनिमम पार्टी टिकट होना चाहिए जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज को, फॉर एग्जांपल इन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर 50 मेंबर है, तो लगभग आप कह सकते हैं कि 17 से 18 जो होने चाहिए उसके अंदर क्या होनी चाहिए? वुमेन होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये भी आप एक स्टेप उठा सकते हैं जिसके कारण से देखो, क्योंकि वुमेन जो होती हैं वो डिसीजन मेकिंग पावर के अंदर बहुत अच्छा वर्क करती है। ठीक है, कोविड टाइम के अंदर न्यूजीलैंड की जो पीएम थी उन्होंने बहुत अच्छा वहां पे काम किया था। समझ में आया बच्चों? ना तीसरा हो सकता है गवर्नमेंट शुड गिव money to
money to political party, money to political parties to support at the time of elections, at the time of इलेक्शंस। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इन पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट करना चाहिए जब इनके इलेक्शंस होते हैं, मिनिमम पैसे देने चाहिए ताकि ये अपनी ट्रांसपेरेंसी से काम करें। सब किताबी बातें हैं, पढ़ लीजिए, पेपर में इतना लिख दीजिएगा यार, ठीक है, किताबी बातें मैं थोड़ा बोल देता हूँ क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा डेप्थ में चला जाता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों। इस तरह से हमारा पॉलिटिकल पार्टीज वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों का बच्चों थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द our channel and this lecture by the way। now बेटा अपना एक लेक्चर बचा हुआ है, वो बचा हुआ है आपका आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी पर। ठीक है, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी पर ये हमारा चैप्टर बचा है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपका पूरा सिलेबस करवाऊंगा, मैंने आपका पूरा सिलेबस करवा रहा हूँ। आपको क्या करना है, अपने दोस्तों में इस चैनल को प्लीज शेयर कर दीजिएगा। अगर मेरे बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमांड कर लिया, पक्का कह रहा हूं 98 से 99% क्वेश्चन यहां से कर लेंगे। 1% कहां जाएगा, अरे वो तो मेरे बच्चों इतने धाकड़ बन ही जाओगे कि ये आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, थैंक यू सो मच बच्चों, जय हिंद।